Okay, I will recite the question again. From a given word, number of permutations are created and they are arranged in alphabetical order. Then at what place or at what number given word appears? ये कौन से नंबर पे आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी, हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पता होने जरूरी है. टोटल परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? ठीक है, अब सबसे पहले 5 है. फाइव डिस्टिंक्ट लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. बट रिपीटेशन अगर होता है तो हम क्या करते हैं, जो रिपीटेशन रहेगा उसको भी हम कंसीडर करेंगे. तो हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बने, देखो 60 बने. अब अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर करने जाएंगे तो फर्स्ट प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही रहेगा. ये जो 60 रहेंगे ना, ये पांचों के लिए इवनली डिवाइड हो जाएंगे. मतलब आउट ऑफ दिस 60, 12 विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ए, फिर 12 यहां से, 12 फ्रॉम दिस, 12 फ्रॉम दिस एंड 12 फ्रॉम दिस. ये समझ में आ गया? टोटल कितने हो गए? 60 हो गए. अब हमें कौन से वाले वर्ड को ढूंढना है? LAGAL. ये वाले ऑर्डर को याद रखो हमेशा. ये कहां पर मिलेगा हमें? यहां पर मिलेगा. मतलब इसके पहले कितने हो गए? 36. ठीक है, मतलब ऊपर जो भी काउंट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, 36 से आगे ही रहेगा. ये 36 के बाद अब यहाँ पर एल का पोजीशन फिक्स हो गया. अब हमारे पास कौन बचा है जी? A, G एंड N. ठीक है, अब ये जो 12 रहेंगे, अगेन ये 12, ये चारों के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो मतलब ये वाले ए से शुरू होने वाले 3 रहेंगे, फिर ये वाले ए से भी शुरू होने वाले 3 रहेंगे, फिर जी से, फिर एन से एंड सो ऑन. ये दोनों में से कोई भी एक ए मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाता है. तो मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? ये पहला वाला ए जैसे ही ले लिया तो देखो ये 12 जो 3 3 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसमें से इधर ए जैसे ही फिक्स हो गया तो हमें क्या पता चला, ये पहले वाले 3 में आ जाएगा. ये क्लियर है? नाउ जो रिमेनिंग 3 रहेंगे, ये बाकी तीनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. समझ में आ रहा है? वापस से शुरू करो. और स्लो स्पीड से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहां तक किसी को डाउट है? ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना. हमारे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनते हैं? 60 बनते हैं. हमारे टोटल लेटर्स कितने हैं? 5 है. तो जो भी है उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये फैक्ट समझ में आ रहा है? जो कुछ पार्ट बचा है, हमें जो भी काउंट आता है और जितना भी नंबर है उसमें सब कुछ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये एक फिनोमेना समझ में आ रहा है? यही पार्ट बार बार रिपीट होने वाला है, क्योंकि जैसे हम एक वर्ड को, एक लेटर को बिठाएंगे, रिमेनिंग लेटर्स बचेंगे, रिमेनिंग काउंट बचेगा, अगेन वो उसमें सेम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ 60 मिला. 60 ये 12 12 12 करके ऐसे 5 में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. यहां तक क्लियर है? हमें जो वर्ड चाहिए उसका पहला लेटर कौन सा है? एल है. तो हमें यहां पर मिलेगा जो भी मिलेगा. ओके, तो पहले कितना काउंट हो गया? 36. एक एक करके निपटा रहे हैं हम, एक एक स्टेप करके आ रहे हैं आगे. जैसे ही एल हमारा शुरू हो जाता है तो मतलब एल से रिलेटेड टोटल कितने बनेंगे? 12 बनेंगे एल से शुरू होने वाले. तो मतलब इधर जो भी काउंट रहेगा वो कहां से कहां तक है? 37 से लेकर 48 तक है. ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ये 37 से लेकर 48 तक कितने हैं? 12 काउंट है. ठीक है, एल का जगह जैसे ही फिक्स हो गया, अब हम दूसरे वाले पोजीशन पे आएंगे. हम दूसरा वाला लेटर फिक्स करने के लिए जाएंगे. अब हमारे जो लेटर्स है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत भूलो. एल जैसे ही चला गया, जो बाकी के लेटर्स है उनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल दिया. अब हम कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हैं? सेकंड पोजीशन के लिए जा रहे हैं. और एल से शुरू होने वाले टोटल कितने लेटर वर्ड्स है? 12 है. अब ये 12 ये बाकी के 4 में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ये समझ में आ गया? पहले 60 5 में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पर हेड 12 आ गए. 12 अब रिमेनिंग 4 में
इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब पर हेड कितने आएंगे, 3 आएंगे, मतलब इससे शुरू होने वाले भी 3 रहेंगे, इससे भी शुरू होने वाले 3 रहेंगे एंड सो ऑन। पहला मिलते से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला जी, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, लाइक ए से अगर शुरू होता है तो ए के नाम पे कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो पहले जगह पे ही फिक्स हो गया, तो मतलब एल फिक्स होने के बाद यहाँ पर 3 और तरीके बनेंगे। अब देखो हमारा एल हो गया फिक्स और ए फिक्स हो गया। अब हमें नेक्स्ट पे लिए, नेक्स्ट अब हमें कौन से पोजीशन के लिए जाना है, थर्ड पोजीशन के लिए जाना है। ये ए भी हमारा फिक्स हो गया। देखो अब जैसे ही थर्ड पोजीशन पे आते हैं, थर्ड पोजीशन पे जाते टाइम हमें देखो कितने मिल रहे हैं, आगे 3 ही मिल रहे हैं, पर हेड 3 ही तो है, ठीक है। ये तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 1 एंड 1, इसी तरीके से होगा। अब ए के बाद लगे हाथ ए चाहिए क्या, हमें कौन चाहिए, जी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहला वाला छोड़ देंगे। अब ये छोड़ देंगे मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहां पर आएगा, ये इसके पहले आ जाएगा। उसके बाद जी लेना है, तो ये 3 प्लस ये 1 भी प्लस करना पड़ेगा, हमें यहां पर मिलेगा। तो जी, अब जैसे ही जी चला गया, अब बाकी के कौन बचे, बाकी का जो है वो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। ए आएगा, उसके बाद एन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 60 काउंट्स थे, 5 इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 12 पर हेड। एल नंबर फिक्स कर दिया, तो एल के पहले वाले सारे के सारे काउंट कर लिए। उसके बाद 4 लेटर्स बचे, 4 में से हमें जो सबसे पहला चाहिए था वो तो वैसा का वैसा ही हमने रख दिया। मतलब इसके पहले और किसी को हमें छोड़ना पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये पोजीशन जैसे आ जाता है तो हम बोलते हैं भाई 36 से आगे ही काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड के लिए जब हम जाते हैं थर्ड पोजीशन के लिए, हमें यहां पर कौन चाहिए, जी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपका 12 पर हेड था, तो यहां पर 3 3 और 3 से शुरू होने वाले हो गए। ये ए का सिलेक्शन जैसे हो गया, अब ये 3 आगे तीनों में बढ़ गया। ये कितने बनेंगे, सिर्फ 1 1 एंड 1 तरीके से। उसमें से हमने जी का सिलेक्शन किया, तो जी के पहले हमें कितनों को छोड़ना पड़ा, वह एक को छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पर आएगा आपका +1। जैसे ही अब जी का सिलेक्शन हो गया, अब आपका कौन बचेगा, सिर्फ ए एंड एन बचेगा। और ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ये जो +1 किया है वैसा का वैसा ही रहेगा, रिमेनिंग ऑर्डर इस तरीके से, ठीक है। अब चाहे तो हम इसी वर्ड को लेकर ना थोड़ा सा अलग वाला भी क्रिएट करेंगे, बट ये एक पैटर्न समझ में आ गया। हमने एक पैटर्न वाला सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है, इसको हम कम से कम 2 अलग पैटर्न के लिए देखेंगे तो एक तरीका समझ में आएगा। अब हम सेम वर्ड रखते हैं और हम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे जी, लेट्स जस्ट से गैलन। हमें बोला है कि भाई ये वर्ड्स को अरेंज करके जितने भी वर्ड्स बनेंगे उसमें ये वाला वर्ड कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अगेन हमें जैसे पैटर्न पता है, पर हेड कितने आएंगे, 12 आएंगे। हमने इसका जैसे सिलेक्शन किया तो इसके पहले कितने छोड़े हमने, 12 + 12 24 छोड़ दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गए, हमारे कितने बचे जी, हमारा जी चला गया ना, तो ए बचा है, ए बचा है, एल बचा है और एन बचा है। अब सेकंड पोजीशन के लिए हम ये जो 12 रहेंगे ये सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले का जैसे सिलेक्शन किया, इसके पहले हमें किसी को छोड़ना पड़ा क्या, नहीं। तो यहाँ पर सीधा हम बोलेंगे इसको ए लेंगे तो हमें 0+ वैसा का वैसे मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिर्फ ए एल और एन बचता है, इसको हम आगे लेकर आ गए। ये जो 3 के बाद आगे जाएगा वो पर हेड कितना जाएगा, 1 1 एंड 1। अब हमें नेक्स्ट कौन सा वर्ड चाहिए जी, लेटर चाहिए जी, एल चाहिए। तो यहाँ पर एल के लिए हमें कितनों को छोड़ना पड़ा, एक को छोड़ना पड़ा, इसलिए हमने किया जी 1
प्लस, जैसे ये गया अब आगे क्या है, ऑलरेडी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो हमारा क्या +24 +1 पहले छूट गए, तो ये आएगा 26 नंबर। समझ में आ रहा है, ये समझ में आया, नहीं समझा, ओके। अगर एक रेस में अगर मैंने दूसरे नंबर के पर्सन को अगर बीट किया तो मेरा नंबर कितना आएगा, दूसरा आएगा ना, क्योंकि मैंने दूसरे नंबर वाले को बीट किया, तो मैं थर्ड पे था, मैं सेकंड पे आया। समझ में आया, इसके पहले जितने गए हमने उनको काउंट किया, ये कितने के बाद है, +24 +1 के बाद आया, तो ये कितने नंबर पे आएगा 26। इसके पहले कितने हुए वो हम उनको निपटा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के वो क्वेश्चंस है, पाथफाइंडर में भी है एज वेल एज एमएफएन में ही है। एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखेंगे। So today we are going to start with our next topic, combination. कॉम्बिनेशन शुरू करते टाइम बता दूं, कॉम्बिनेशन करते टाइम हम परम्यूटेशन के साथ इसका हमेशा कंपैरिजन करने वाले हैं। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है उसके साथ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत मेल खाता है। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट में, ईच ऑफ डिफरेंट सेलेक्शंस made by taking some or all of given objects is called combination. ये हमारे परम्यूटेशन के डेफिनेशन के साथ मेल खाता है, सिर्फ अरेंजमेंट की जगह पर कौन सा वर्ड है हमारा, सिलेक्शन वर्ड है। परम्यूटेशन के लिए हमने देखा था नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर सिलेक्शन सॉरी अरेंजमेंट की जगह पर अब कौन सा वर्ड है हमारा, सिलेक्शन। डिफरेंस यही है। अब अगर हम अज्यूम करके चले कि हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, लेट जस्ट से n रहेंगे, और हम एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, लेट जस्ट से r ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे परम्यूटेशन के लिए हमने npr क्रिएट किया था, सिमिलरली गेस मारो कॉम्बिनेशन के लिए क्या बनेगा हमारा, ncr वाले टर्म में आएगा। तो चलो n एंड r के टर्म में वापस से इसको एक बार लिख लेते हैं। इसी को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे एक टेक्निकल तरीके से, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम an objects taken small r at a time। अब यहाँ पर ये रिलेशन याद रखो हमेशा, r हमेशा कहाँ पर बिलोंग करता है, 0 से लेकर n तक, जो परम्यूटेशन के लिए था वैसे ही। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time is denoted as अब देखो जैसे परम्यूटेशन के लिए लिखते थे वैसे ही हम कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे, npr की जगह ncr। और एक और तरीका देखा था,
हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला पार्ट यूज करते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर दिस पार्ट. इज डिनोटेड एज दिस and is given by. अब देखो NCR का फॉर्मूला क्या है. NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial upon r factorial. ये है हमारा NCR का फॉर्मूला. Combination of n objects taken r at a time. अब देखो इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं. लेट्स जस्ट से आई हैव लेटर्स ए बी एंड सी. अब मुझे क्या बोला गया है कि लाइक फाइंड नंबर ऑफ सेलेक्शंस मेड बाय टेकिंग 2 letters एट ए टाइम. हमारे पास गिवन 3 है. 3 में से हमें सेलेक्शंस क्रिएट करने हैं बाय टेकिंग 2 एट अ टाइम. तो हम क्या बना सकते हैं. एक तो हमारा ए बी बनेगा, या फिर बी सी बनेगा, या फिर ए सी बनेगा. अब देखो हमें सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर करेगा क्या. अगर मैंने इसको साथ में अगर बी ए अगर बोला, ए बी और बी ए का ऑर्डर अलग अलग है, बट ये सिलेक्शन तो एक ही है. ये दोनों में से हम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करेंगे. डिफरेंस समझ में आ रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में. परम्यूटेशन में ये दोनों कंसिडर होते थे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर ए पहला है और बी दूसरा है, यहाँ पर बी पहला है और ए दूसरा है. ये ऑर्डर अलग है, इसलिए परम्यूटेशन भी अलग है. बट ये दोनों ग्रुप के अंदर जो भी लेटर्स है वो सारे के सारे सेम है. ऑर्डर कैसा भी रहे, बट सारे के सारे लेटर्स तो सेम है. तो जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. दोनों में से सिर्फ एक को ही कंसीडर हम करेंगे. ये समझ में आ रहा है. अब सेम करो. आपको क्या करना है, ए बी सी और सी के साथ ले जैसे डी दिया हुआ है, और आपको कितने सिलेक्शंस बना सकते हो इफ यू आर सपोज टू टेक 3 एट अ टाइम. थ्री एट अ टाइम मतलब आप एक को छोड़ रहे हो. एक बार ए को छोड़ेंगे, दूसरी बार बी को छोड़ेंगे, तीसरी बार सी को छोड़ेंगे, चौथी बार डी को छोड़ेंगे. तो हमारे कितने बनते हैं कॉम्बिनेशन, सिर्फ 4 ही बनते हैं. कितने सिलेक्शंस बनेंगे, सिर्फ 4 ही बनेंगे. तो देखो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है, 4 है. 3 एट अ टाइम मतलब हमारा क्या आएगा, r इज इक्वल टू 3 आएगा. तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 4c3, इसका फॉर्मूला क्या है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. ये क्या बन जाता है आपका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 4. तो हमारा एक नोट लिखेंगे जी, इन कॉम्बिनेशन order of selection does not matter. Order of selection does not matter.
मतलब अगर ए बी सी ये तीनों को अगर सेलेक्ट करना है, मैं किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकता हूं। मैं भले ए बी सी करूं या फिर बी ए सी करूं या फिर सी ए बी करूं, ये सिलेक्शन तो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। बट स्टिल हम इसको परम्यूटेशन के साथ कंपेयर करेंगे। आपको याद आ रहा है 10th तक एक क्वेश्चन रहता था डिफरेंशिएट बिटवीन, साइंस के अंदर, उसी तरीके से अब हम परफॉर्म करेंगे डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फॉर्मूले के बीच में कुछ रिजेम्बलेंस दिखा क्या, उधर भी ऑब्जर्व करो। हमारा एनपीआर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर का फॉर्मूला है। और अभी एनसीआर का फॉर्मूला क्या देखा जी, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब अगर गौर करोगे ये वाला पार्ट क्या है, देखो दिस इज नथिंग बट परम्यूटेशन, तो यहां पर सीधा परम्यूटेशन लिख सकता हूं। तो एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर, आर फैक्टोरियल इधर डिवीजन में दूसरे साइड पे भेजूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल के बारे में हम क्या जानते हैं, फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नंबर होता है क्या, कभी रैशनल नंबर होता है क्या, फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, बराबर है। और किसी भी फैक्टोरियल का लोएस्ट वैल्यू कितना आता है, सारे के सारे फैक्टोरियल 1 से तो बड़े ही होते हैं, 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को अगर आप छोड़ दोगे बाकी के सारे फैक्टोरियल कितने हैं, बड़े ही हैं। तो मतलब देखो कॉम्बिनेशन को किसी मोर देन 1 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें कौन मिल रहा है, परम्यूटेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन हम क्रिएट करने वाले हैं, बट एक तरीका समझ में आ गया, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इफ n is number of objects and r is our selection for at a time, तो अगर हम परम्यूटेशंस भी अगर क्रिएट करेंगे एंड कॉम्बिनेशंस भी अगर क्रिएट करेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, क्योंकि आर फैक्टोरियल का लो, आर फैक्टोरियल का भी 1 से छोटा तो होगा ही नहीं, मतलब एक तो ये बराबर रहेंगे लोवेस्ट वैल्यू का, बट आर जैसे 2 3 4 5 बढ़ता जाएगा, परम्यूटेशंस भी आपके बढ़ते जाएंगे, बट कॉम्बिनेशंस नहीं बढ़ेंगे, उतने एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेंगे। हम उसका एक एग्जांपल भी करेंगे, सो डोंट वरी। आपको याद आ रहा है हमने परम्यूटेशन के लिए किया था n इज इक्वल टू 7 एंड r फ्रॉम 0 to 7, याद आ रहा है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशन के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। ओके तो चलो सबसे पहले देखते हैं जी उस क्वेश्चन के भी पहले डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको लिखते टाइम टेबल फॉर्मेट में ही लिखना। Difference between permutation and combination. नंबर 1 परम्यूटेशन वाले टेबल कॉलम में लिखना, इन परम्यूटेशन selection is made and then arrangements are performed. In permutation selection is made then arrangements are performed. पहले सिलेक्शन करते हैं उसके बाद हम अरेंजमेंट्स करते हैं। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट तो रहता ही नहीं, हमारा सिर्फ सिलेक्शन रहता है। इन कॉम्बिनेशन
only selection is made. Second, in permutation, ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर करेगा कि नहीं करेगा? अरेंजमेंट्स में करेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? इन परम्यूटेशन ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन is essential. Whereas in combination it does not matter. In combination, order of selection is immaterial. A technical term for does not matter. अब देखिए जो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट है ना, उसको हम सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे, इसको हम कंपेयर करके आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दोनों अलग अलग पार्ट में देखें, नेक्स्ट डिफरेंस हम सिंगल स्टेटमेंट में लिखेंगे, नोट डाउन करना। इन कॉम्बिनेशन सॉरी कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन, in permutation a single selection can provide multiple arrangements. Can provide multiple arrangements. Hence, for given n and r, हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी? नंबर ऑफ permutations from R objects, NPR is always greater than or equal to NCR. ये स्टेटमेंट को बोलते टाइम हम एक तरीके से बोलते हैं और इसका मैथमेटिकल मीनिंग कुछ अलग रहता है। इन परम्यूटेशन सिंगल सिलेक्शन कैन प्रोवाइड मल्टीपल अरेंजमेंट्स। देखो ऊपर वाले दो को रीड करोगे तभी थर्ड वाला समझ में आएगा। परम्यूटेशन में क्या था? सिलेक्शन था, बाद में अरेंजमेंट था। कॉम्बिनेशन में क्या था? सिर्फ सिलेक्शन था। मतलब ये जो टोटल प्रोसेस है, पहला स्टेप दोनों में क्या था? सिलेक्शन ही था। परम्यूटेशन में हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट्स पर। ठीक है, इस वजह से सिलेक्शन करते टाइम हमारा हमेशा काउंट कैसा आने वाला है? कम आने वाला है, और एक पर्टिकुलर सिलेक्शन से हम मल्टीपल अरेंजमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर लगाएंगे तो भी चल जाएगा। इसी को हम आगे क्या बोल सकते हैं जी? ऑब्वियसली एनपीआर क्या होता है आपका? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर क्या रहेगा आपका? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और सिंस आर फैक्टोरियल हमेशा क्या रहेगा जी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही तो रहेगा। ठीक है, इसलिए आपका एनपीआर हमेशा बड़ा ही रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल के ऊपर भी करेंगे, बट थर्ड प्रॉपर्टी तक समझ में आ गया?
तो देखो डिफरेंस इतना ही है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, परम्यूटेशन में पहले सिलेक्शन होता है बाद में अरेंजमेंट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। और ये जो ऑर्डर मैटर करता है उसी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक सिलेक्शन रहता है वो एक से ज़्यादा अरेंजमेंट्स दे सकता है। दैट्स वाई NPR इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू NCR। हम एक क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करेंगे। ये हो गया सब। परम्यूटेशन सीखते टाइम हमने क्वेश्चन किया था, फॉर n इज इक्वल टू 7 फाइंड परम्यूटेशन। यहां पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, फाइंड कॉम्बिनेशंस फॉर r का वैल्यू हम कहां से शुरू करेंगे जी, 0 1 और ये अप टू जाएगा अप टू 7 तक। ये कैलकुलेट करना है आपको। तो बेसिकली देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको 7C0 7C1 7C2 ये अप टू 7C7 तक फाइंड आउट करना है। सेवन सी जीरो क्या आएगा जी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये कितना आता है 1 आएगा। नेक्स्ट 7C1 क्या आएगा जी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा आपका 7 आएगा। नेक्स्ट 7C2 ये क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कितना आता है 21। नेक्स्ट 7C3 ये क्या आएगा आपका, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कितना आया 7 इंटू 35। अब नेक्स्ट पे जाएंगे, 7C4 कितना आएगा जी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आएगा आपका 35। नेक्स्ट क्या आता है जी 7C5 ये कितना आएगा आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आएगा जी आपका 21। नेक्स्ट 7C6 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये आएगा जी आपका 7। एंड फाइनली क्या है जी हमारा 7C7, ये आएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, ये क्या है जी आपका 1। परम्यूटेशन में याद आ रहा है, r जैसे जैसे 0 से लेकर n की तरफ जा रहा था हमारा वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो रहा था। ये एक और डिफरेंस है जी, ये आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे खुद के नोट्स में देखना पड़ेगा। परम्यूटेशन में r 0 से लेकर कहां तक वैरी करता था, n तक। हमें परम्यूटेशन का जो लोएस्ट वैल्यू था वो कहां पर मिलता था, when r was equal to 0। हमें हाईएस्ट वैल्यू कहां पर मिलता था, when r was equal to n। याद आ रहा है, हमारा लोएस्ट वैल्यू हमेशा कितना रहता है परम्यूटेशन में 1। हाईएस्ट वैल्यू क्या था हमारा n फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन के लिए था। अब यही कॉम्बिनेशन के लिए देखो, अब यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल में हमने क्या किया, r का वैल्यू एक एक करते बढ़ा गए 0 से लेकर 7 तक। ये एग्जांपल में हमारा यही है कंडीशन r के ऊपर। अब देखो r 1 से लेकर 7 तक जैसे लेकर जा रहे हैं, हमें क्या पता चला, r जैसे ही एक लेवल तक इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूस बेसिस पे, उसके बाद वापस से डिक्रीज हो रहा है। ऊपर से देखो सेम वैल्यूज मिल रहे हैं कहीं पर, जो r इज इक्वल टू 0 के लिए मिला वही r इज इक्वल टू 7 के लिए मिला, जो r इज इक्वल टू 1 के लिए मिला वही हमें r इज इक्वल टू
6 के लिए मिला, जो r इज इक्वल टू 2 के मिले, एंड सो ऑन। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है एक एग्जाम्पल के ऊपर, उसके ऊपर हमने सिर्फ एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया है। तो जैसे हमने परम्यूटेशन के लिए ऑब्जर्वेशंस किए थे, वैसे ही हम कॉम्बिनेशन वाले कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। हो गया क्वेश्चन? Properties of combination. प्रॉपर्टी 1, देखो हम एक सेटअप कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पर n क्या है, r क्या है, हमें ऑलरेडी पता है, हमें इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 इज NCR इज इक्वल टू NC n minus r where r varies from 0 to n। अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड r टेकन r एट अ टाइम देन, ठीक है, वो कंसिडर्ड है। n क्या है, r क्या है, हमें अब पता है। ठीक है, तो सीधा ये रिलेशन। देखो ये प्रॉपर्टी हमारा जो अभी एग्जांपल किया उसमें मैच होता है कि नहीं। n इज इक्वल टू 7 रखा, r का वैल्यू हम एक एक करके इंक्रीज कर रहे थे। r इज इक्वल टू 0 अगर रखा तो ये क्या बनेगा, 7 माइनस 0। तो इसके हिसाब से फॉर आवर प्रीवियस एग्जांपल 7c0 इज इक्वल टू 7c7 रहना चाहिए, 7c1। अब देखो 7 तो चेंज नहीं होना है, n चेंज नहीं हो रहा है, हमारा क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ r चेंज होगा। अब अगर r चेंज होगा तो ऑब्वियसली क्या चेंज होगा, n माइनस r भी तो चेंज होगा। तो अगर 7c1 रहेगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा 7c6 का भी वही वैल्यू आना चाहिए, 7c2 and 7c5, 7c3 and 7c4। इसको बोलने के लिए हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने जो अभी एग्जांपल किया उसमें हमने यही ऑब्जर्व किया, बराबर है। तो मतलब ये फैक्ट है, आप इसको हम एज अ प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। अब जब भी कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया रहता है जहां पर इक्वालिटी का साइन है, हम सिर्फ LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं उसी के भरोसे चेकआउट कर सकते हैं। ब्लाइंडली फॉलो तभी कर सकते हैं जब ये फॉलो करता है। तो इसको अगर प्रूव करना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं प्रूव करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, गेस मारो, LHS से, क्योंकि इसमें छेड़खानी करना इजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। NCR का सीधा फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो अब आराम से करना, ऊपर रहेगा n फैक्टोरियल वैसा का वैसा ही, नीचे देखो सबसे पहले इसको अलग से लिख दो जी,
r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट इसमें से इसको हटाना है, तो ये क्या बनेगा आपका n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? n माइनस आर माइनस 1, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये r जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा और ये जो माइनस 1 है वो प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर कॉमन लेने लायक कुछ तो चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर से हम किसको कॉमन ले सकते हैं? n फैक्टोरियल को। अब डिनोमिनेटर में देखो r बड़ा है या r माइनस 1 बड़ा है? r बड़ा है, तो हम r फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं r टाइम्स ऑफ r माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली n माइनस आर बड़ा है या n माइनस आर प्लस 1 बड़ा है? ऑब्वियसली इधर प्लस 1, तो ये वाला पार्ट बड़ा है, तो हमने इसको क्या लिखा जी? n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में हमने कैसे लिखा? अब न्यूमरेटर से हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर से देखो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ पर ये आ गया, इधर ये, और यहाँ पर r माइनस 1 फैक्टोरियल। आपका ब्रैकेट के अंदर ऊपर तो सिर्फ 1 बचा, यहाँ पर बचा है सिर्फ 1 अपॉन r और यहाँ पर बचा है जी प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। अब सिर्फ हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन जाता है। पहला का पार्ट ब्रैकेट के अंदर क्रॉस n माइनस आर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस r। डिनोमिनेटर में देखो सीधा मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से लिख दो जी, r मल्टीप्लाइड विथ n माइनस आर प्लस 1, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। ऊपर क्या हो जाता है? प्लस r माइनस r, कैंसल हो गया। अब आपका ऊपर कौन बचा है? सिर्फ n प्लस 1 बचा है। अब देखो r मल्टीप्लाइड विथ r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या बनेगा? r फैक्टोरियल। n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n माइनस आर फैक्टोरियल क्या बनेगा? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर मैंने क्या छेड़खानी किया? देखो ये जो प्लस 1 इसको पहले लिखा और माइनस आर को बाद में लिखा, कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं होगा। तो इसको मैंने लिखा जी n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, सेम ही है। अब क्या ये इसके बराबर नहीं है? n प्लस 1 सी आर, ऊपर आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे आएगा r फैक्टोरियल वैसा का वैसा, एंड इसमें से ये माइनस करने के बाद फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू आवर RHS। समझ में आया? इसका क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, बट ये फॉर्मूला हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ पैटर्न के ऊपर रिकॉग्नाइज करना है। LHS में देखो क्या है, दोनों के सिर पे n वैसा का वैसा ही है, बट कॉम्बिनेशन के लिए जो सिलेक्शन है वो देखो कितने का डिफरेंस है दोनों में? 1 का डिफरेंस है। मतलब ये नंबर ऑब्वियसली कैसे होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, एक के बाद एक आने वाले चाहिए। तब भी आगे जाके क्या होगा देखो, ये दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, r रहेगा, r माइनस 1 रहेगा, आगे जाके r रहेगा, बट इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है। इसका एक फॉर्मूला लिख क्वेश्चन करेंगे तब और क्लैरिटी आएगा। ये हमने सिर्फ प्रूव किया है, ये प्रूफ अगर आपने नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट आई विल सजेस्ट लिख लो।
47C4 plus 47C3 plus 48C3 plus 49C3 plus 50C3 plus 51C3. प्रूफ कोई पूछता नहीं है, बट वी मस्ट नो द स्टेप्स, हम किस तरीके से जा रहे हैं. ओके जी, क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन के ऊपर अगर हम कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है, आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है शुरुआत में, दैट इज एन सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए कितने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, सिर्फ दो. बट दोनों में कंडीशन क्या है, दोनों का जो जो हेड वाला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे जी, ये दोनों के ऊपर फोकस करेंगे, बराबर है. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाता है, n इज इक्वल टू 47 एंड r इज इक्वल टू 4 या 3, 4, ठीक है. तो ये दोनों का जब हम एड, अब देखो दोनों का n सेम है और यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, एक के बाद एक वाले नंबर है. दोनों में से आगे जाएंगे तो c के ऊपर क्या होने वाला है, n का n+1 होता है, तो मतलब ये बन जाएगा आपका 48, और नीचे 4 एंड 3 में से कौन बचेगा, 4 बचेगा. तो मतलब ये दोनों का एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, 48C4. अब देखो नेक्स्ट वाली है, यहाँ पर 48C4 है और यहाँ पर 48C3 है. अब क्या बनेगा, ये 48C4 एंड 48C3 कॉम्बिनेशन के लिए ऊपर जो n रहता है वो हो जाता है n+1, और नीचे r दोनों जगह पर अलग अलग है, बट उसमें से हम कौन सा वाला याद रखते हैं, बिगर वाला, बड़ा वाला नंबर, ठीक है. ये क्या बन जाएगा जगह आपका 49C4. अब ना 49C4 प्लस 49C3, ये क्या बन जाएगा आपका 50C4. 50C4 प्लस 50C3, 51C4. 51C4 प्लस 51C3, 52C4. हमारा ये रहेगा जी फाइनल आंसर. समझ में आया हम कैसे टैकल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को. इस ओके चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, NCR can be represented as n upon r multiplied with n-1 CR-1. ठीक है. डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, ये जो NCR है ये n-1 CR-1, बेसिकली दोनों जगह से कौन माइनस हो रहा है, एक सिंगल सिंगल नंबर कैंसिल आउट हो रहा है. n को हम सामने मल्टीप्लिकेशन के लिए लेकर आ रहे हैं, तो भाई n का क्या हो रहा है, n-1,
आर में से हम आर सामने लेकर आ रहे, तो अब यहाँ पर आर की जगह पर कौन बच रहा है, आर माइनस वन। ठीक है, इसको अगर प्रूव करना है तो हम शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली कहाँ से, आर एच एस से, और प्रूव करेंगे वेदर हमें एल एच एस मिलता है कि नहीं मिलता। तो सबसे पहले आर एच एस के लिए हमारा एन 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 अपॉन आर बाहर वैसा का वैसे रखेंगे, हम इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है, एन अपॉन आर वैसा का वैसा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन क्या आएगा, ऊपर आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा आपका आर माइनस वन फैक्टोरियल आएगा, एंड इसमें से ये माइनस करना है, यही रहेगा ना आपका एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यही रहेगा, बराबर है। अब देखिए ब्रैकेट को एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, देखो क्या बन जाता है आपका ये एन माइनस वन, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस आर प्लस वन, ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका सिर्फ एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही बचा। अब ये जो बाहर मल्टीप्लीकेशन में इनको अंदर लेकर जाता है, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब ऊपर एन फैक्टोरियल बनता है। तो देखो हमारा लिटरली क्या बन जाता है, ऊपर एन फैक्टोरियल और नीचे आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये किसका फॉर्मूला है, ये एनसीआर का फॉर्मूला है, विच इज अवर एलएचएस। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लिटरली क्या बोल सकते हैं, एक एक नंबर आगे लेकर उसको छोटा छोटा करते हुए हम लेकर जा सकते हैं। इसको अगर शॉर्ट में अगर देखना रहेगा ना, अगर मेरे पास अगर ऐसा रहा नंबर कोई लाइक 20C7, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 20/7 मल्टीप्लाइड विथ 19C6। ठीक है, इसी को मैं 20/7 सामने वैसा वैसा रखा, वापस से इसमें से ऊपर से 19 ले सकता हूँ और नीचे से 6 लेकर सकता हूँ। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/6 मल्टीप्लाइड विथ 19 की जगह पर अब कौन बचेगा, 18 बचेगा, और नीचे C 6 की जगह पर अब कौन बचेगा, 5 बचेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, समझ में आया, हम रिड्यूस कर सकते हैं एन एंड आर का वैल्यू एक एक करके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, n minus 1 C R minus 1 is equal to n minus R plus 1 upon n multiplied with n C R minus 1। बेसिकली ये प्रॉपर्टी में हम क्या करने वाले हैं, देखो जी हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर ये जो n वाला वैल्यू है, ये यहाँ पर n-1 है, इसको हम सिर्फ कितने से इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 से इंक्रीज करना चाहते हैं। देखो चेंज कुछ नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में, नीचे r-1 वैसा का वैसा ही है, आपका सिर्फ ये n-1 का हम क्या करने वाले हैं, n करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हमें कौन से वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगेन इसको अगर प्रूव करना है तो हम कैसे देखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। ऑब्जर्व करो एक बार, कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक से सीधा दूसरे की तरफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले RHS से शुरू करते हैं, RHS से हम कहाँ तक आते हैं देखेंगे,
बाहर वाला पार्ट है जी n माइनस आर प्लस वन अपॉन एन, अंदर देखो क्या है एन सी आर माइनस वन, ये क्या होता है जी एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इनटू इसमें से ये गया मतलब एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब यहां पर ये जो n फैक्टोरियल है इसको क्या लिखा जी n मल्टीप्लाइड विथ n माइनस वन फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को क्या लिखा जी n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ n माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ कटेगा? देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो n माइनस आर प्लस वन अपॉन एन मल्टीप्लाइड विथ, ऊपर है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या क्या है देखो r माइनस वन फैक्टोरियल है और साथ में n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ n माइनस आर फैक्टोरियल। कुछ कटेगा क्या? n और n कटेगा यहाँ पर, और क्या बचेगा जी, और क्या कटेगा ये आपका n माइनस आर प्लस वन है, ये वाला n माइनस आर प्लस वन कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचता है आपका n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर रखा रुको फिलहाल, दिस इज अवर इक्वेशन वन, इसके आगे और कुछ हम कर नहीं सकते। अब देखो LHS से आते हैं, LHS में हमें कौन है n माइनस वन सी आर माइनस वन, क्या आएगा जी ये ऊपर आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल इन ब्रैकेट, इसमें से ये माइनस करना है तो आपका ये आएगा n माइनस वन माइनस ऑफ r माइनस वन फैक्टोरियल। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, देखो क्या होता है n माइनस वन, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस r प्लस वन माइनस वन कैंसिल, क्या बचा आपका n माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज अवर इक्वेशन टू। देखो n माइनस वन फैक्टोरियल दोनों के न्यूमरेटर में है, r माइनस वन फैक्टोरियल दोनों के डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आपको n माइनस आर फैक्टोरियल मिला, यहाँ पर भी आपको n माइनस आर फैक्टोरियल मिला, ठीक है। वाइल मूविंग ऑन आपको पता चल जाएगा ये जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है ना काफी कंडीशनल है, इसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर बार क्या हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी में आपका n सिर्फ वन से इंक्रीज होगा, मतलब आप ये कब परफॉर्म करोगे जब आपका समेशन है कॉम्बिनेशन वाला, बट रिलेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे। थर्ड में हम डिड्यूस कर रहे हैं उसको, छोटे n और r का वैल्यू एक एक स्टेप में हम कम करते हुए जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट में हम यहाँ पर n का वैल्यू प्लस वन से इंक्रीज करने वाला है। बस ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से याद रखना। कई सारी किताबों में ये फॉर्मूला अलग तरीके से दिया है, इधर एन डिवीजन में है ना, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में बेच के देते हैं, मतलब यही फॉर्मूला अगर आपको कभी अगर ऐसा दिखे कंफ्यूज मत होना, यही फॉर्मूला अगर आपको अगर कभी ऐसा दिखे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे NCX is equal to NCY। कंडीशन वन, either x is equal to y or x plus y is equal to n।
पहला और ये पांचवा प्रॉपर्टी लगभग मेल खाता है। देखो ना, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू n, देन y क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर r रहेगा तो y क्या हो जाएगा, n माइनस r हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले से मेल खाता है, बट इसका थोड़ा अपग्रेड वर्जन पकड़ के चलो, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मतलब फॉर अ सिंगल n, फॉर अ गिवन पर्टिकुलर n, अगर r के डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर अगर सेम आ रहा है कॉम्बिनेशन, तो ये दो ही चीजें होंगी, आइदर x और y दोनों सेम रहेंगे, या फिर दोनों का एडिशन कितना रहेगा, n रहेगा, दोनों का एडिशन n रहेगा। एंड फाइनली प्रॉपर्टी 6, ये वाला ऑब्जर्वेशन देखो जी, हमारा किसके ऊपर है, NCR के ऊपर है। स्पेशली जब हम क्या जानते हैं जी, R कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेकर n तक वेरी करेगा। इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहां पर आता है, हम वो देखेंगे। ये हमने परम्यूटेशन के लिए भी देखा था। ठीक है, अब सिंस R वेरीज फ्रॉम 0 टू n, आपका देखो NCR कहां से कहां पर वेरी करता है। NCR 0, अगर R इज इक्वल टू 0 डालोगे तो आपको NCR का वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। और R का वैल्यू अगर n डालोगे ना, तो भी आपको NCR का वैल्यू क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो आप बोलोगे कि सर ये 1 से लेकर 1 तक जाता है, नहीं, बीच में जब ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल दोनों में डिफरेंस रहता है, पता है ना, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर जा रहा है और ऐसे अगर है, दिस इज आवर डिस्टेंस ट्रैवल, बट हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, ये वाला बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है। तो ये 1 से शुरू होकर अगर वापस 1 पे आ रहे हो, तो बीच में कहीं पर तो घूमने गया था, कहां पर गया था, हाईएस्ट वैल्यू क्या था, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो यहां पर हम दो केसेस बनाते हैं। फॉर पहला वाला केस बनाएंगे जी, हमारा n क्या है, n इज इवन नंबर, क्योंकि देखो आपको मिड पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। r जो रहेगा वो 0 और n का क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। तो हम पहला वाला केस बनाएंगे n इज इवन, एंड सेकंड वाला केस बनाएंगे जी n इज ऑड। व्हेन n इज इवन, NCR is maximum at R is equal to n by 2। इवन है तो झंझट ही नहीं, सीधा हाफ। इवन मतलब 2 से डिविजिबल रहेगा, तो सीधा हाफ कर दोगे तो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगा। एग्जांपल लेकर देखो, n इज इक्वल टू क्या पकड़ो, 6 पकड़ो। अगर ये बड़ा लग रहा है और छोटा लेकर चलो, n इज इक्वल टू 4 पकड़ के चलो, आपको क्या मिलेंगे, r कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेकर n तक करेगा ना, बराबर है। तो क्या मिलेगा आपको, 4c 0 मिलेगा, 4c 1 मिलेगा, 4c 2 मिलेगा, 4c 3 मिलेगा, 4c 4 मिलेगा। इसके अलावा और कुछ मिलेगा क्या, नहीं। n इज इक्वल टू इवन है, तो r कितने वैल्यूज ले रहा है, देखो 5 ले रहा है। व्हेन n वाज 4, r 5 वैल्यूज ले रहा है, और अब ये 5 में आपको सेंट्रल वैल्यू निकालना काफी इजी है, दैट इज 4c 2। अब यहाँ पर r के ऊपर फोकस करो, r का वैल्यू क्या है, 2, दैट इज 4/2, n/2। r इज इक्वल टू n/2 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, व्हेन n इज ऑड। ये जो हमने 7 वाला एग्जांपल किया ना, वापस उसके ऊपर ध्यान देना। आपको हाईएस्ट वैल्यू मिला था देखो 35, 7c 3 पे भी 35 मिला था, और 7c 4 पे भी 35 मिला था। उसी के एग्जांपल को लेकर चलेंगे जी हम। NCR इज मैक्सिमम
एट टू प्लेसेस, दो जगह पर ये मैक्सिमम रहेगा। कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? एन जब इवन रहेगा, आर n+1 नंबर ऑफ प्लेसेस लेगा। जीरो से शुरू हो रहा है ना, जीरो विल बी फर्स्ट, वन विल बी सेकंड, टू विल बी थर्ड, तो n विल बी एक्चुअली n+1। ठीक है, तो यहां पर r दो प्लेसेस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। उसमें से पहला रहेगा जी r इज इक्वल टू n-1/2 एंड सेकंड रहेगा जी r इज इक्वल टू n+1/2। काफी इजी है ये प्रॉपर्टी याद रखना, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ NCR when n is even and when n is odd। ठीक है, अब देखो हम क्या लेते हैं, यहां पर हमने जो एग्जांपल लिया था फॉर n इज इक्वल टू 7 के लिए चेकआउट करता है। r कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर n तक, तो हमें क्या मिलेगा जी 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 एंड 7C7। अब इसको इस तरीके से याद रखो, ये और ये सेम रहेंगे, ये और ये सेम रहेंगे, ये सामने से थर्ड और पीछे से थर्ड भी सेम रहेंगे। अब बीच में देखो कौन मिला, बीच में हमें कितने एलिमेंट्स मिले, दो एलिमेंट्स मिले। सेंटर पे एक एलिमेंट है क्या, नहीं, यहाँ पर हमारे दो एलिमेंट। ये जो दोनों है, दोनों भी हमें क्या मिलेंगे जी, हाईएस्ट वैल्यू देंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ NCR व्हेन n इज ऑड। अब देखो यहाँ पर r के वैल्यूज क्या है, r इज इक्वल टू एक तो 3 आया या फिर 4 आया। 3 मतलब n-1/2, 7-1/2। 4 मतलब n+1/2 दैट इज 7+1/2। यहां पर आपको मिलते हैं जी इनके मैक्सिमम वैल्यूज। हमारे इतनी प्रॉपर्टीज हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेफ्ट साइड हो गया सबका। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इवैल्यूएट नंबर 1 100C98। नंबर 2 20C3। नंबर 3 52C52। If NC8 is equal to NC6, find NC2। If NPR is equal to 720 and NCR is equal to 120, find R। सीधे फॉर्मूलेज अप्लाई करना है। गिवन डेटा ही आपको बताया था भाई, हम क्वेश्चन को कहां से शुरुआत करेंगे, पहले 3 में तो कुछ नहीं सोचना है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले का आंसर किसको मिला जी, 100 × 99/2। सबको वही मिला।
देखो पहले का आंसर सीधा फॉर्मूला है जी आपका 100 फैक्टोरियल अपॉन आता है जी 98 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 98 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो हमने सीधा इसको क्या लिखेंगे जी 100 इंटू 99 अपॉन 2। अगर और डिटेल में अगर जाना है तो आपका शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हो दैट इज 4950। सेकेंड वाला जी 20C3 ये क्या आएगा आपका 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कितना आएगा आपका 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो ये 6 3 जा 19 3 जा 57 57 2 जा 114। नेक्स्ट 52C52 इसमें सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है नेक्स्ट सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। हमें जो फाइंड आउट करना है उसे ये तो पता चल जाता है हमें कौन चाहिए हमें एन चाहिए। हमें कौन चाहिए हमें एन चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करके देखो यहाँ पर क्योंकि ये तब भी पॉसिबल है ना आपका आर सेम है क्या यहाँ पर ये एक्स एंड वाई की टर्म में एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। ये कब होता है आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो उसके हिसाब से हमारा क्या होगा जी हमारा एन इज इक्वल टू होगा 8+6। हमें एन इज इक्वल टू क्या मिलता है यहाँ पर एन इज इक्वल टू 14 मिलता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है जी NC2 दैट इज 14C2। ये क्या आएगा सीधा 14 इंटू 13/2 91। नेक्स्ट अब इसमें परम्यूटेशन भी आ गया। फॉर अ गिवन पर्टिकुलर एन एंड आर NPR इज 720 एंड NCR इज 120। यह बिना आज कि भाई आर का वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर हम कौन सा वाला पार्ट यूज करेंगे यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज वाला पार्ट यूज नहीं होने वाला क्योंकि भाई परम्यूटेशन भी तो आया है। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए। क्या है जी हमारा रिलेशन NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ NCR। रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है और अ पर्टिकुलर N एंड R हमेशा यही रिलेशन रहेगा। उसमें से देखो हमें LHS वाला पार्ट दिया है और RHS वाला कुछ कुछ पार्ट दिया है। NPR क्या बोला है 720 इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या दिया है जी R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विथ फॉर सेम N एंड R हमें NCR क्या मिला है 120। R फैक्टोरियल क्या मिलेगा हमें 720 अपॉन 120 कितना आता है 6 आता है और R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बट 6 क्या है हमारा एक्चुअल में 3 फैक्टोरियल। तो हमें R का वैल्यू क्या मिला 3 फैक्टोरियल नहीं 3 मिला। क्वेश्चन 2NC3 is 2NC3 is equal to 11:1 फाइंड N। क्वेश्चन दिखता छोटा है बट दिमाग लगाने वाला है कैलकुलेशन बहुत रहेंगे इसमें।
देखो अब इन क्वेश्चंस को करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट. ऑब्वियसली हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लेकर चलेंगे. डिवीजन में सब कुछ परफॉर्म करना है. टू एन सी थ्री अपॉन एन सी थ्री इज इक्वल टू 11 अपॉन 1. हमें कुछ इस तरीके से फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा आपका. 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा जी. 3 फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 अपॉन 1. कुछ कटता है क्या. गलती से नहीं मत करना सर. ये 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल एक फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. सिर्फ 2 बचा. ऐसा नहीं होता. ठीक है. इतना ही कटता है और कुछ नहीं कटता है. ठीक है. यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे. सोचो सोचो सोचो. कॉमन लेंगे. क्या कॉमन लेंगे भाई. किसको कॉमन लेने के लिए जाओगे आप. n फैक्टोरियल को. किसी के साथ काटा काटी हो सकती है क्या. क्योंकि हमने फैक्टोरियल के मामले में क्या देखा है. फैक्टोरियल एलिमिनेट किए बगैर आगे जा सकता है क्या. नहीं. तो हमें जो भी नंबर है उसके पास वाला कोई तो छोटा वाला फैक्टोरियल ढूंढना पड़ेगा. हमारे पास जो भी नंबर है उसके पास वाला छोटा फैक्टोरियल ढूंढना पड़ेगा. तो बेसिकली हम क्या करेंगे. 2n फैक्टोरियल को -3 करके लिखेंगे. तो मैंने 2n फैक्टोरियल को क्या लिखा है जी. 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. अब कटेगा. सेम थिंग हम डिनोमिनेटर में करेंगे जी. n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल के टर्म में लिखा. n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल. देखो आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. अब आपका फैक्टोरियल पूरा का पूरा हट चुका है. अब कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है. जो बचा है पहले उसको लिख लेते हैं जी. 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2. उधर का 1 जो डिवीजन में वो इधर मल्टीप्लिकेशन में लेकर आ गए इज इक्वल टू उधर 11 के साथ इधर का पूरा डिनोमिनेटर उधर जाएगा. 11 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आपको क्यूबिकल इक्वेशन मिलने वाला है. यहां तक किसी को कोई डाउट. यहां तक क्रिएट करने में ही दिमाग लगा ज्यादा. उसके बाद थोड़ा सा कम किया तो भी चल जाता. ठीक है. करो. एक एक करते हुए जाना. पहले ये जो डबल डबल ब्रैकेट्स है पहले उनको निपटाओ क्योंकि सिंगल से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है. 2n बाजू रखा. ये 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर 2n इंटू माइनस 2 2n इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाइंग तो -3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा. 6n 6n हो जाएगा नहीं. 2n इंटू माइनस 2 माइनस 4n 2n इंटू माइनस 1 माइनस 2n माइनस 4n माइनस 2n माइनस 6n प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 11n मल्टीप्लाइड विथ n इंटू n n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. अब आप चाहे तो यहीं से शुरुआत कर सकते हो. n और n को शुरुआत से काट दो. क्यों लेकर जाए. जरूरत ही नहीं है. समझ में आया. अब खेलेंगे 8n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 11n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 22.
क्या होगा जी, 8n² 11n², तो आपका RHS में बचता है जी सिर्फ 3n² सब कुछ इधर ही लेकर आते हैं, -12n इधर आएगा तो प्लस -33 प्लस 12 प्लस 21, सॉरी -21, यहाँ का +4 इधर आएगा तो -4, ये हो जाएगा जी आपका +18 इज इक्वल टू 0। सबका यही है। 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बन जाता है आपका n² माइनस 7n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा आप यहाँ पर आपका ये तो ये n-6 या फिर n-1 इज इक्वल टू 0 होगा, बराबर है। तो हमें इसके हिसाब से क्या मिलता है, तो आइदर n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 1, बट n इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है क्या फॉर गिवन क्वेश्चन, एक में से 3 सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 1 यहां पर नहीं होगा, n इज इक्वल टू क्या रहेगा, फॉर श्योर 6 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, पहले नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में रेशो तो दिया है, बट इधर पहले में कौन है आपका कॉम्बिनेशन है और नेक्स्ट में परम्यूटेशन, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम ध्यान से, आगे हमें क्या दिया है जी, n+2c8 अपॉन n-2p4 इज इक्वल टू 57/16। ओके, ऊपर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड n+2 -8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको सीधा आप n++2 सीधा n-6 फैक्टोरियल बोल सकते हो, ठीक है। नीचे परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला छोटा रहता है कंपेयर टू कॉम्बिनेशन, ये क्या रहेगा जी आपका, ऊपर रहेगा n-2 फैक्टोरियल और नीचे रहेगा जी n-2 -4, तो मतलब n-6 फैक्टोरियल, इतना ही रहेगा ना। दिस इज इक्वल टू 57/16, कुछ कटता है क्या, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ कुछ तो मैच हो रहा है, n-6 फैक्टोरियल एंड n-6 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n+2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल, यही बच्चा और ये बन जाता है आपका 57/16। यहां तक किसी को कोई डाउट, सीधा फॉर्मूला यूज किया है। फैक्टोरियल हमें ये n वाले पार्ट जो इन्वॉल्व हुए उनको काटना पड़ेगा, n+2 एंड n-2, बड़ा वाला कौन सा है, n+2, तो n+2 को हम n-2 के टर्म में लिखेंगे, क्या बनेगा ये आपका n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 57/16, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। अब देखो ये देख के तो बोल सकते दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसको लेकर आपका एक
डिग्री 4 वाला n का इक्वेशन बनेगा। तो पहले कुछ साफ कर सकते हैं। इधर का अगर 8 फैक्टोरियल अगर उधर भेज देंगे तो देखो क्या हो जाता है। अलग अलग जगह गेन तो हो गई। उधर बीच के तो हो गई। इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई, करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक हो गया नोट डाउन। थोड़ा टफ जाएगा बट मजा आएगा। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320 40320। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? n+1 इंटू n-1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? n² माइनस 1 एंड n इंटू n+2 क्या बनता है आपका? n² प्लस 2n। दिस इज इक्वल टू 57/16 मल्टीप्लाइड विथ 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हमने सीधा लिखा जी 40320। 16 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। 8 फैक्टोरियल है, 16 से डिवाइड तो होगा ही होगा। 16 2 जा बचे 8, 16 5 जा बचे 3, 16 2 जा 2520। तो 57 मल्टीप्लाइड विथ 2520 ये बचा है अपने पास राइट हैंड साइड पर। इधर अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो। n² इंटू n² n⁻⁴ n² इंटू 2n कितना बनता है? +2n³ -1 इंटू n²। ये बनेगा जी आपका -n² -1 इंटू दिस -2n। ये प्रोडक्ट कर सकते हो क्या? कितना आता है? 14360। ओके, 143640। ओके, चल जाएगा। अब नेक्स्ट पे आता है। ये पहले वाले और दूसरी जगह पर देख रहे हैं, यहाँ पर n² कॉमन ले सकते हैं क्या? n² कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पर? ऐसे तो n³ ले सकते हैं बट हम n² से जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता चल जाएगा। जैसे n² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में? n² प्लस 2n। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं क्या? तो -1 अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपका? n² प्लस 2n। एक्चुअली अपन वापस पहले की तरफ ही जा रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन में अल्टरनेट नहीं करते, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1n, तो प्लस 3n प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ n स्क्वायर माइनस n। यहाँ से भी आगे जाके परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं मिलेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n, तो प्लस n, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, नेक्स्ट n इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये इसको एक टर्म पकड़ के चलेंगे और इसको दूसरा वाला टर्म। अब ये प्रोडक्ट ही करना है ना, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन क्या बनेगा, एन स्क्वायर प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद दिस, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। हमने ये वाले फॉर्मेट में किया। अब जरा ध्यान देना, लेट एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू टी, ऐसा पकड़ के चलो जस्ट। ये क्या बन जाता है आपका, टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 143640। ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर हमारे यहाँ पर कौन मिले, प्लस 1 मिले। तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी, हमने यहाँ पर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो आपका ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 143641। ठीक है, यहाँ पर LHS में ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है जी, t माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ये कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये पता होना चाहिए। अब मजेदार बात, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए ये आपका नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1,43,641। पीछे से 2 जीरो अगर हटा दिए तो 1436 के पास वाला परफेक्ट स्क्वायर, इसके पास का 10 के मल्टीपल वाला परफेक्ट स्क्वायर। इसके यूनिट प्लेस पे 1 है ना, तो इसका 3 डिजिट नंबर आएगा स्क्वायर रूट, जिसके यूनिट प्लेस पे एक तो 1 रहेगा, नहीं तो 9 रहेगा। जीरो अगर हटा देंगे, 1 2 ये 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा।
ओके, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर रहता है, अज्यूम करके चलेंगे, तो हमारा इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 370 से लेकर 380 के बीच में आएगा, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, आइदर 1 और 9 रहेगा। बट हम जितना जानते हैं 37 का स्क्वायर पता है किसी को? 36 का तो 1296 होता है, 37 का मेरे ख्याल से 1369 होता है, ठीक है। और 38 का कितना होता है? 36 प्लस 39 आपका ये बन जाएगा आपका 1444 ना। ओके, अब हमारा ये नंबर 1444 से पास में, 1369 से दूर है, ये पहले दो वाले, तो मतलब ये 380 से पास वाला नंबर है, तो हमारा नंबर रहेगा जी 379। वन फोर थ्री सिक्स फोर वन, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर, दिस इज इक्वल टू 379 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा जी, t माइनस वन इज इक्वल टू 379, बट हमने t का वैल्यू क्या डाला था, एन स्क्वायर प्लस एन, तो वो डालेंगे, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 379। अब इधर का प्लस 379 इधर आएगा तो माइनस, तो ये बन जाता है जी आपका एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 380 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर, सब देखो प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब एक नंबर पॉजिटिव रहेगा और एक नंबर नेगेटिव रहेगा, तो ये जो एन का कोएफिशिएंट है ये उनके बीच का डिफरेंस होता है। अड़ोस पड़ोस के दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 380 है, 19 एंड 20, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं जी, इट इज आइदर n प्लस 20 और n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। और n कभी निगेटिव होता है क्या? n कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो n प्लस 20 कभी 0 होगा क्या? नहीं होगा। हमारा क्या होगा, n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, तो हमें n का वैल्यू मिलता है जी 19। आपको ये परफेक्ट स्क्वायर अगर दिया रहेगा तो उसका रूट निकालने का तरीका नहीं पता होगा, ठीक है। इसके लिए मैं जो मेथड यूज करता हूँ इट इज कॉल्ड एज जोनिंग मेथड। मैं 10 के मल्टीपल वाले याद रखूंगा बस, उससे ज्यादा मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक पैटर्न के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स रहते हैं उनके यूनिट प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट रहता है, ठीक है, ये वाला ट्रिक भी बताऊंगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, थर्ड वाला देखते हैं। तो फिर एक काम करो, थर्ड वाला होमवर्क के लिए ले लो, मैं आपको वो स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी है। प्रैक्टिस से हम एक दिन के अंदर आप 100 से छोटा वाला कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ सकते हो, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या रहता है, 10,000, मतलब आपको 1 से लेकर 10,000 तक का कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर दिया रहेगा, आप सीधा उसका क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशंस, कोई भी कैलकुलेशंस किए बगैर, ठीक है। एकदम क्विकली कैसे करें जब आपके पास टाइम कंस्टेंट रहता है तब। तो सबसे पहले हमारा जो भी परफेक्ट स्क्वायर रहता है पहले तो वो होना चाहिए,
तो परफेक्ट स्क्वायर्स के मामले में हमें कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे डिजिट्स कितने रहते हैं, 10 रहते हैं डिजिट्स, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वापस 0। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, अगर मैंने उसका स्क्वायर किया, यूनिट प्लेस पे 0 का 0 ही रहता है। अगर किसी भी यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, मैंने उस नंबर का अगर स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 5 का 5 ही रहता है। अब आगे देखो क्या होता है, 1 रहे या फिर 9 रहे, उनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 रहता है। 1 का स्क्वायर देखो, 11 का स्क्वायर देखो, या फिर 9 का स्क्वायर देखो, 19 का स्क्वायर देखो। 2 एंड 8 के लिए हमेशा रहता है जी 4, लाइक 4 64 144 324 484, ठीक है। 3 एंड 7 के लिए हमेशा यूनिट प्लेस पे कौन रहता है, 9 रहता है। 9 49 169 289 529 एंड सो ऑन। 4 एंड 6 जब रहता है तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 रहता है। तो हमें क्या पता चल जाता है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके यूनिट प्लेस पे ये सिर्फ 6 डिजिट्स होता है। हमारा कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसके यूनिट प्लेस पे ये 4 डिजिट्स कभी भी पॉसिबल है क्या, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आता है। अब यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक, मतलब मैं 10 डिजिट्स 10 नंबर्स के बारे में सोच रहा हूँ कंटिन्यूस, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो 10 के गैप से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स रहेंगे ना, मैं सिर्फ उनको याद रखूंगा। 10 का स्क्वायर कितना रहता है, 100। हम कैसे याद रखते हैं, हम 1 का स्क्वायर 1 लिखते हैं और स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 0 को 2 बार लिखा। 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिखेंगे 2 बार। तो एक तो ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का अगर प्रैक्टिस करना ना, मतलब 1 से लेकर 10,000 तक का कोई भी अगर आपको क्या दिया रहेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर अगर दिया रहेगा, आप सिर्फ ना 3 बेसिक स्टेप्स में ना उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। फर्स्ट, आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वो कौन से जोन में, और ये जो जोन रहेगा वो हम कितने डिजिट्स का बनाएंगे, सिर्फ 10 का। मतलब कैसे वो याद रखो, लाइक 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, इस तरीके से याद रखेंगे। जैसे कि 10 का स्क्वायर 100, ये 400, ये 900, ये 1600, ये 2500, नेक्स्ट 3600, नेक्स्ट 4900, लाइकवाइज। मैं सिर्फ ये वाले याद रखूंगा, ठीक है। अब मुझे जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिया रहेगा वो कौन से जोन में आता है वो देखना है। मतलब अगर मुझे अगर नंबर दिया रहेगा 324, तो ये कहां से कहां तक आता है, 100 से लेकर 400 के बीच में आता है। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा वो 10 से लेकर 20 के बीच में ही आएगा, इसके अलावा और कहीं पर आएगा क्या, नहीं। तो लेकर भाई 10 से लेकर 20 तक आएगा, ये हो गया रिकॉग्नाइज। सेकंड, हम किसके ऊपर ध्यान देंगे, यूनिट प्लेस के ऊपर ध्यान देंगे। अगर मुझे अगर 324 अगर नंबर दिया है तो यूनिट प्लेस पे कौन है, 4। और अभी जो एक गार्लैंड बनाया था उसमें क्या देखा, यूनिट प्लेस पे 4 कब आता है परफेक्ट स्क्वायर में, जब उसके ओरिजिनल नंबर के यूनिट प्लेस पे आइदर 2 था या फिर 8 था। तो मतलब यूनिट प्लेस पे अभी जो हमें मिलना है, तो उसकी वजह से आपको ये 10 में से सिर्फ कितने ऑप्शंस बचते हैं, 2। एंड थर्ड वाला जो है ना, वो सिर्फ आपको ना देखना है कहां से पास हुआ। जैसे कि अब 324 हम जानते हैं किसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। तो चलो भाई सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। नंबर इज 324, 100 से लेकर 400 के बीच में, इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये 10 से लेकर 20 के बीच वाले नंबर का रहेगा। यूनिट प्लेस पे 4 है, तो मतलब 10 से लेकर 20 के बीच में जिसके यूनिट प्लेस पे आइदर 2 है या फिर 8 है। और 10 से लेकर 20 के बीच में 2 और 8 वाले दो ही, एक तो 12 है या फिर 18 है, ठीक है। अब ये 324 कहां से पास में, वो देखो, वो 100 से पास में या 400 से, 400 से, इसलिए 20 से पास वाला नंबर रहेगा। 12 पास में, 18 पास में, 18, लाइकवाइज। अब एक और नंबर देख लेते हैं 4096। किसी को अगर नहीं पता है, ये 64 का स्क्वायर है, 4096, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर।
अब अगेन जोन देखो, जोन कहां से कहां तक है, ये नंबर 3600 से बड़ा है, 4900 से छोटा है, तो मतलब इसका जो भी रूट रहेगा वो कहां से कहां तक आएगा, 60 से लेकर 70 के बीच में। कैलकुलेशन कुछ करना पड़ा नहीं। सेकंड, यूनिट प्लेस पे कौन है हमारा, 6, उसके हिसाब से 60 और 70 के बीच में ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे कौन है, 4 या फिर 6, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, एक तो ये 64 रहेगा या फिर ये 66 रहेगा। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा, बिल्कुल नहीं। अब थर्ड, क्लोजर, ये 4096 कहां से पास में है, ये 3600 से पास में है या 4900 से पास में, यहाँ से 400 की दूरी पर है, वहां पर 700 से 800 से ज्यादा की दूरी पर दिख रहा है, लग रहा है, ऑब्जर्वेशन ही हो गया। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है जी, 64 का स्क्वायर है। कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं क्या हम, कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो शुरुआत करते टाइम मैंने पर्सनली 1 स्क्वायर से लेकर 100 स्क्वायर तक किया, फिर 100 स्क्वायर से लेकर 200। अब 200 का स्क्वायर मतलब कहाँ तक आएगा, 40,000। 300 का स्क्वायर मतलब 90,000, ठीक है। 400 का स्क्वायर 1,60,000, 1,60,000। तो हमें जो नंबर मिला था कौन सा वाला, 143641, इसको वही कैटेगरी में डाल रहा है। सबसे पहले बोला ये इधर कितने डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है, तो भाई इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा उसमें कितने डिजिट्स रहेंगे, 3 डिजिट रहेंगे। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कौन है, 1, तो भाई इसके यूनिट प्लेस पे आइदर 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा। अब इसको मैं सेंचुरी वाइज कर रहा हूँ, जोन हमने पहले 10 वाइज बनाया था, अब इसको मैं सेंचुरी वाइज बना रहा हूँ। ये 90,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में था, इसलिए मैंने बोला कि भाई ये नंबर 300 से लेकर 400 के बीच में रहेगा। उसमें से भी 400 के पास में 1,60,000 के काफी क्लोज में, इसलिए 350 से तो पार ही रहेगा। ऐसे बस एंटिसिपेट करते गए, नथिंग एल्स। से लकीली इतने हायर नंबर के लिए हमें पूछा नहीं जाता, बहुत बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टीज तक अच्छे से होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। शुरुआत में जो हमने टॉपिक देखा, डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में तो भाई हम अरेंजमेंट तक कर रहे थे, कॉम्बिनेशन में क्या पता चला, सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ सिलेक्शन ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे जी, प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है।